अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, आप देख रहे हैं CPDA गव टॉक और मैं हूं आपके होस्ट नौशीन फरम। नाज़रीन, आज की एपिसोड में हम बहुत डिटेल में बात कर रहे होंगे IMF की हालिया रिपोर्ट के ऊपर। अगरचा IMF ने अगस्त में एक डिटेल 170 पेजेस पर मुश्तमिल गवर्नेंस एंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट जारी की थी, जो कि उस वक्त तो पब्लिश नहीं की गई, लेकिन आखिरकार IMF की पुरजोर इसरार के ऊपर हाल में गवर्नमेंट ने उसको पब्लिश किया है। ये रिपोर्ट न सिर्फ एक रेड अलार्म है, बल्कि इस बात की निशानदेही करता है कि पाकिस्तान का पूरा स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं करप्शन में जकड़ा हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान हर साल अपने GDP का 6.5%, जो कि अरबों डॉलर बनता है, करप्शन, एलीट कैप्चर, कमजोर इदारों और कंप्रोमाइज जस्टिस सिस्टम की वजह से खो देता है। IMF ने पहली बार इतनी सख्त जुबान में प्रोक्योरमेंट सिस्टम्स, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, सिस्टमैटिक करप्शन के ऊपर बात की है, और उसके साथ साथ ही उसने एक बड़ा डिटेल्ड रिफॉर्म्स का ढांचा भी दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि गवर्नमेंट इस रिपोर्ट को किस तरह से देखती है, क्या वो ये रिफॉर्म्स कर पाएंगे और क्या वो इन रिफॉर्म्स को करने में संजीदा होगी। तो आज की एपिसोड में हम इसी के ऊपर बात कर रहे होंगे। तो नाज़रीन, आज की गुफ्तगू में हम मुख्तार साहब से ये समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली ये रिपोर्ट है क्या, इसकी क्या अहम बुनियादी नुकात हैं, किन रिफॉर्म्स के ऊपर बात की गई है और पाकिस्तान में किस तरह से करप्शन जैसे मसले को हल किया जा सकता है। तो इसके साथ ही हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार साहब। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। तो मुख्तार साहब, आजकल पाकिस्तान में अच्छी खासी हलचल मची हुई है IMF की जो मोस्ट रिसेंट रिपोर्ट पब्लिश हुई है उसको लेके। तो सबसे पहले तो हम यही आपसे जानना चाहेंगे कि इसके पीछे क्या बैकग्राउंड थी, रिपोर्ट एक्चुअली है क्या, और कहा जा रहा है कि ये अगस्त में रिपोर्ट आ चुकी थी लेकिन गवर्नमेंट ने इसे काफ़ी लेट पब्लिश किया है, तो इसके पीछे क्या रीजंस हो सकती हैं? देखिए बिल्कुल, एक तो ये जो रिपोर्ट है इसका पूरा नाम है गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट। तो ये IMF ने की है और जो इतलात हैं कि ये कई महीने पहले मुकम्मल हो चुकी थी, हुकूमत को पेश की जा चुकी थी, लेकिन हुकूमत ने इसको पब्लिश करने में थोड़ी देर लगाई है और हुकूमत इस हवाले से बज़ाहिर लगता है रिलेक्टेंट थी, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कमज़ोरियों की निशानदेही करती हैं, लेकिन ये किसी एक हुकूमत की कमज़ोरियों की निशानदेही नहीं है। जब आप इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो उसमें यह नहीं है कि ये मौजूदा हुकूमत ने ऐसे किया या पिछली हुकूमत ने ऐसे किया, ये तो एक पूरे सिस्टम की असेसमेंट है कि उसमें क्या मसाइल हैं, उसमें करप्शन का मसला किस तरह से है। लेकिन करप्शन की बात तो पाकिस्तानी मीडिया में ज़्यादा हो रही है, लेकिन इसमें काफ़ी सारे गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स की बात है और गवर्नेंस मैकेनिज़म्स की बात है कि उसमें क्या कमज़ोरी है। और तो इस वाले से ये बड़ी अच्छी रिपोर्ट है, काफ़ी कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है। इस पे एक बात हो सकती है, इसमें गैप्स भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस पर कुछ तनकीद भी हो सकती है। किसी भी रिपोर्ट की तरह ये भी कोई हरफ आखिर नहीं है, लेकिन ये एक अहम बात है कि जब IMF ने ये रिपोर्ट की है तो उसने उसका नाम रखा है गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक। मतलब ये सिर्फ गवर्नेंस की बात नहीं, करप्शन की बात भी है। ज़ाहिर है जब करप्शन की बात होती है तो कोई भी हुकूमत वो उससे बहुत खुश तो नहीं होती है। अच्छा, ये लेकिन उन रिपोर्ट से फ़र्क है, जैसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट करती है ना, वो ये बताते हैं कि जैसे ये पिछले साल में जो परसेप्शन थी करप्शन की वो कैसे बदली है। अच्छा, ये क्यों की गई ये रिपोर्ट, तो इस रिपोर्ट में खुद ही इसका बताया गया है कि ये इस वजह से हुई है कि चूँकि जो है पाकिस्तान वो एक ऑलरेडी उसमें है, IMF का प्रोग्राम है जिसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, और पाकिस्तान ज़ाहिर है आपको पता है $7 बिलियन का पैकेज है, और ये प्रोजेक्ट जो है जो IMF का प्रोग्राम है ये 37 मंथ्स में मुकम्मल होना है, और इसका नाम है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम, EFF प्रोग्राम है, और ये 2 सितंबर 2024 को अप्रूव हुआ था। तो इस के कॉन्टेक्स्ट में हुई है। ज़ाहिर जब IMF ने वो प्रोग्राम्स हम पाकिस्तान और IMF ने साइन किया तो उसमें कई पॉलिसी एक्शन एग्री होते हैं, और उसमें एक बड़ी आम तौर पे जब भी हम IMF के प्रोग्राम में जाते हैं तो वो ये बताते हैं कि भी देखें इसमें बड़े मसाइल हैं आपके सिस्टम में, तो अगर आपने इस सिचुएशन से बाहर निकलना है तो आपको कुछ रिफॉर्म्स करनी है।
तो वो जो IMF पैकेज है उसका जो फोकस है वो ऑलरेडी डिफाइंड है उस प्रोग्राम में। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कि उस प्रोग्राम की प्रायोरिटी ये होगी कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव की जाए, सस्टेनेबिलिटी। तो सस्टेनेबिलिटी ये तो नहीं होता था कि $7 बिलियन दे दिए तो अचीव हो जाएगी, उसके लिए तो कुछ रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी। फिर ये है कि जनाब आप अपना रिफॉर्म्स करेंगे जी, अपने उसमें कंपटीशन को स्ट्रेंथन करेंगे। अगर कंपटीशन को स्ट्रेंथन करेंगे तो वो भी उसका ऑब्जेक्टिव है, लेकिन वो कैसे होना है? तो कहना तो आसान है कि कंपटीशन को स्ट्रेंथन करेंगे, लेकिन उसके लिए बहुत सारी रिफॉर्म्स करनी है। फिर इसी तरह से ये था कि आप जो SOEs हैं उनको आपको पता है हमारे यहाँ SOEs बहुत ही नॉन फंक्शनल है या इनएफिशिएंट है, जिसमें बहुत ज़्यादा वसाइल ज़ाय होते हैं, उनको हर दफ़ा पैसे इंजेक्ट करना पड़ता है। तो ये उस फ्रेमवर्क के अंडर जो है वो IMF ने ये शुरू की, और IMF ने 2018 से उन्होंने एक फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया हुआ है जो है ऑन एनहेंस्ड एंगेजमेंट ऑन गवर्नेंस। कि वो ये नहीं है कि आप सिर्फ हुकूमत को पैसे दे दें और फिर आपको कुछ डायलॉग होता रहे उनके साथ, बल्कि ये है कि आप उनको एंगेज करें कि आप अपनी गवर्नेंस कैसे ठीक करनी है ताकि आइंदा ये मसाइल ना हो। तो ये वो कॉन्टेक्स्ट है कि IMF पाकिस्तान एक IMF प्रोग्राम में जाता है। IMF ने ऑलरेडी 2018 से एक ये फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया हुआ है कि हमने हुकूमतों के साथ एंगेज करना है ताकि वो अपनी गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करें। इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर हुकूमत पाकिस्तान एक तरह से उनको इनवाइट करती है कि आप हमारा ये गवर्नेंस डायग्नोस्टिक करिए। अब वो हुकूमत पाकिस्तान उनको इनवाइट करती है या IMF वाले जाके कहते हैं कि भाई आप हमें इनवाइट करिए, वो बाज़ फॉर्मेलिटी होती है, कंडीशन तो उनकी तरफ से ही आ रही होती है। तो बहरहाल वो हुकूमत ने उनसे कहा कि फिर आप ये करें, तो हुकूमत ने फिर वो काफी थॉरो एनालिसिस किया है। हुकूमत ने कहा है तो फिर उन्होंने वो रिपोर्ट बनाई है। जब वो आए हैं तो फिर वो उन्होंने एक लंबी चौड़ी एक्सरसाइज की है, इधर कंसल्टेशंस थी जिसमें मैं भी शामिल हुआ था, और फिर वो चीफ जस्टिस साहब से भी मिले थे और फिर बाकी सारे गवर्नमेंट के सारे ऑफिसर्स, और उन्होंने वहाँ पे फिर जाके ये रिपोर्ट इशू की है। और इसमें जाहिर है कि वो बहुत सारे मसाइल की निशानदेही उन्होंने की है। अच्छा मुख्तार साहब, पाकिस्तान में करप्शन और गवर्नेंस को लेके तो बात बहुत होती रहती है, बल्कि आपकी बहुत सारी पॉडकास्ट हैं जिसमें आपने बहुत डिटेल में गवर्नेंस के ऊपर और करप्शन के इशू के ऊपर बात भी की हुई है। लेकिन इस रिपोर्ट में एक तो इसकी की हाइलाइट्स क्या है? क्या ये उन डायग्नोस्टिक से इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड हुई हैं, डिफरेंट है जो हम अमूमी तौर पर मीडिया में सुनते हैं जिसके ऊपर बात करते हैं, या कोई नई चीज़ इसके अंदर मेंशन की गई है? देखिए, इसमें जो बातें बताई गई है तो ज़्यादातर बातें तो हमें मालूम है, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें पता है इधर करप्शन कितना बड़ा मसला है। करप्शन एक छोटे से छोटे सरकारी दफ्तर का भी मसला है और एक शायद बड़े से बड़े दफ्तर का भी मसला है, कम से कम परसेप्शन का मसला है। अगर इस मुल्क का बड़े से बड़े दफ्तर में करप्शन नहीं भी हो रही है तो परसेप्शन तो ख़राब ही है। तो और मसला एक्चुअली है ये, परसेप्शन भी ऐसे ही ख़राब नहीं होती है। मतलब लेट्स से आज के दिन में अगर किसी से बड़े ऑफिस का मसला नहीं है तो कल रहा होगा, बिल्कुल ऐसा ही। या मसला जो है वो करप्शन की एक तरह की टाइप का नहीं होगा तो दूसरी टाइप का होगा, इलीट कैप्चर का होगा। तो मतलब करप्शन किसी न किसी फॉर्म में और एक तकरीबन हमारी सोसाइटी का एक ओवरऑल मसला है। लेकिन आप देखें कि तो ये रिपोर्ट उसके बारे में क्या कह रही है। अगर हम इसकी सिर्फ एग्जीक्यूटिव समरी का देखें तो इसके पहले 2-3 तो उन्होंने यही बताया हुआ है कि हमारा फ्रेमवर्क है और IMF का प्रोग्राम है, और उसमें फिर ये एक्नॉलेज भी करते हैं कि देखिए पाकिस्तान ने कुछ प्रोग्रेस तो की है, सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन स्टेबलाइजिंग द इकॉनमी एंड रीबिल्डिंग कॉन्फिडेंस। तो इस बात को वो एक्नॉलेज भी कर रहे हैं IMF की इस रिपोर्ट में। लेकिन जब हम इससे आगे चलते हैं, और उससे पहले मैं एक बात ये भी बताता चलूँ कि ये काफ़ी एग्जॉस्टिव रिपोर्ट है। इसके टोटल जो है 170 सफ़े की रिपोर्ट है, और इसमें वो फिर इन्होंने वो पूरा इनका जो फोकस है वो कोई जिन एरियाज में है उसमें एक तो ये शुरू में एक सेक्शन है जिसमें हम मेरे ख्याल में एक अलग पॉडकास्ट करेंगे कि जैसे इन्होंने बताया कि नेचर एंड सिविरिटी ऑफ करप्शन है क्या। हमें ये तो पता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा मसला है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा उसको अनपैकेज किया है। किसी वक्त इस पर एक अलग हम एपिसोड करेंगे। लेकिन इन्होंने इसके अलावा जो फोकस किया है वो फिस्कल गवर्नेंस पे किया है। फिस्कल गवर्नेंस में ज़ाहिर रेवेन्यू मोबिलाइजेशन है, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है और पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट है, जो ज़ाहिर IMF के प्रोग्राम से डायरेक्टली जुड़ जाते हैं। तो एक ये मेन एरिया है जिस पे इन्होंने फोकस किया है। दूसरा इन्होंने मार्केट रेगुलेशन पे फोकस किया है। मार्केट रेगुलेशन पे इस वजह से कि IMF या जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है एक्चुअली मार्केट्स की बात करते हैं और फिर रेगुलेशन की बात भी करते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा रेगुलेशन हो रहा है या रेगुलेशन अगर हो रहा है और वो फेयर नहीं है या आर्बिट्रेरी है या
तो ये उस पे बारे में काफ़ी कंसर्न होते हैं। और फिर इन्होंने एक और फोकस है, वो है फाइनेंशियल सेक्टर ओवरसाइट में, कि इसकी जो ओवरसाइट है फाइनेंशियल सेक्टर की वो कैसे हो रही है। फिर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पे फोकस है एंड कम्बैटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म पे, और एक और फोकस जो इनका रूल ऑफ लॉ पे है। तो ये 4-5 इनके मेन फोकस एरियाज हैं। इसके अलावा ये एंटी करप्शन पॉलिसी, स्ट्रेटजीज और प्रैक्टिसेस की बात भी कर रहे हैं। तो अगर हम इसके एग्जीक्यूटिव समरी में मौजूद जो की हाईलाइट्स पे आ जाए, तो एक तो उसमें ये बात मान रहे हैं कि पाकिस्तान ने कुछ स्टेबलाइज किया है और पाकिस्तान में एक्नॉलेज के पाकिस्तान ने 5.3 ट्रिलियन रुपीस जो है वो पिछले 2 सालों में रिकवर भी किए हैं। देखिए वो करप्शन के हवाले से इन्होंने कहीं भी जिक्र किया है कि जो वो, और बेसिकली नैब का डाटा है कि नैब ये कहता है कि हमने कि इतना ट्रिलियन जो है रिकवर किए हैं। अब नैब ने कैसे रिकवर किए और उसकी डिटेल्स क्या है वो एक अलग बात हो सकती है, उधर भी सवाल रहे हैं कि नैब कैसे उसको कैलकुलेट कर रहा है। तो एक तो वो ये कह रहे हैं कि notwithstanding recent progress, long-standing structural challenges continue to weigh on Pakistan's economic trajectory. मतलब पिछले 1-2 साल में कुछ बेहतरी जरूर हुई है, लेकिन जो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं वो मौजूद हैं। अच्छा, ये स्ट्रक्चरल चैलेंजेस का मसला यही है कि वो हर IMF प्रोग्राम में वो कहते हैं स्ट्रक्चरल इशूज एड्रेस करो, वो हम नहीं करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि स्ट्रक्चरल चैलेंज के एड्रेस करने का मतलब है तो किसी न किसी को तकलीफ होगी। एलीट कैप्चर्स को, जो हमारे जो बड़े बड़े आला ओहदेदार हैं, सिविल, मिलिट्री, जुडिशल, या बड़े बड़े कारोबारी लोग, या कोई भी बासर लोग, जो उसमें बात का जरूरी नहीं है कि ये बड़े लोग हों। मतलब हमारे दुकानदार तबका मिसाल के तौर पर टैक्स नहीं देता, बहुत सारा। तो वो मसला अभी तक भी मौजूद है। ये मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी कोशिश हुई थी कि दुकानदारों से टैक्स लिया जाए, उस वक्त भी नहीं ले सकते थे, आज भी नहीं ले सकते। अच्छा, इसी तरह से हमारे जो डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, बहुत सारे ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कैश इकट्ठा करते हैं। एग्जैक्टली। तो वकील भी कैश में फीस लेता है, डॉक्टर भी कैश में फीस लेता है। अब वो सारा इकट्ठा करके भला वो बाद में टैक्स रिटर्न सही जमा कराता है या नहीं कराता है। 80% हमारी कैश इकोनॉमी है। एग्जैक्टली। तो ये स्ट्रक्चरल इश्यूज है। फिर जो एलीट लोग हैं वो एक्सेप्शंस ले लेते हैं कि जनाब वो चलो जी फलाना टैक्स, ये वो टैक्स रेट आगे पीछे वेवर ये मिल। तो एक वो कह रहे हैं कि ये स्ट्रक्चरल मसला रहता है। फिर वो कह रहे हैं कि जी करप्शन जो है ना वो एक परसिस्टेंट चैलेंज है पाकिस्तान में, विद सिग्निफिकेंट एडवर्स इम्प्लीकेशंस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो एक तो चैलेंज है जो परसिस्टेंट है, मतलब आप एफर्ट्स करते रहे हैं, नैब बना दिया ये वो, लेकिन ये मसला परसिस्टेंट है। अच्छा, वो आपने कहा ना इतनी रिकवरीज कर ली, रिकवरीज कर भी ली है तो फिर मसला कुछ कम भी हो जाए ना, लेकिन मसला परसिस्टेंट है। हमने इंफॉर्मेशन कमीशन बना दिया, हमने ओम्बुड्समैन ऑफिसेज बना दिए, हमने प्रोविंशियल एंटी करप्शन डिपार्टमेंट्स बना दिए, हमने नैब बना दिया, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मौजूद है, लेकिन प्रॉपर करप्शन परसिस्टेंट है। वो उसमें कोई खास हमें पता थी ये बात, लेकिन IMF भी अब वो हमसे ही बातें सुन के उन्होंने ये बताया हमें। अच्छा, फिर वो ये कह रहे हैं कि हमारी इस रिपोर्ट में ने रिवील किया है कि सिस्टेमिक गवर्नेंस वीकनेसेस हैं अक्रॉस स्टेट फंक्शंस। सिस्टेमिक गवर्नेंस वीकनेसेस है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो चलो होता है ना कि आपका सिस्टम अच्छा चल रहा है, कोई गड़बड़ हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, लेकिन ये सिस्टेमिक है। मतलब आप निज़ाम के हिस्से के तौर पे, मतलब आप ऐसे कह लें कि निज़ाम शायद है ही करप्शन का, मिस गवर्नेंस का है, तो वो चल रहा है। तो ये नहीं है कि गवर्नेंस का अच्छा निज़ाम चल रहा है, बीच में कोई गलती हो गई है। वो कह रहे हैं नहीं, शायद सिस्टेमिक गवर्नेंस वीकनेस है। अच्छा, फिर इस रिपोर्ट में एक और पॉइंट है जो एग्जीक्यूटिव समरी में पॉइंट 9 है, वो ये कह रहे हैं कि corruption risks are exacerbated by fragmentation among accountability institutions and limitations in their operational independence. जब आप ये बज़ाहिर बड़ी एब्स्ट्रैक्ट सी लैंग्वेज है, लेकिन इसको अनपैकेज करें तो इसमें बहुत कुछ बताया हुआ है। वो बता रहे हैं कि फ्रेगमेंटेशन अमंग अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशन। अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशन सारे बहुत सारे हैं, ऑडिट का एक सिस्टम है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, FIA है, नैब है, प्रोविंशियल एंटी करप्शन डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोविंशियल अकाउंटेबिलिटी अकाउंट्स कमेटीज हैं। तो एक जो बहुत सारी हैं, ये आपस में कितना कोऑर्डिनेट करती हैं और फिर इंडिपेंडेंट भी कितनी हैं। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज तो हमारे सूबों में कई जगहों पे हैं, लेकिन वो कई जगहों पे उनको स्पीकर चेयर करता है। मतलब होना तो चाहिए ना कि लीडर ऑफ द अपोजिशन, जो हमारा सिस्टम बना हुआ था फेडरल लेवल पे, तो लीडर ऑफ द अपोजिशन करते हैं। फिर वो कितना अच्छा काम कर रही है। अच्छा, पंजाब में तो पिछली हुकूमत में कोई शायद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी थी भी, अभी तो मेरे ख्याल में 3 बनी हुई है।
अच्छा, फिर फ्रेगमेंटेशन ये भी होती है कि आप आपस में डाटा शेयर करते हैं, कोई चीज़ आइडेंटिफाई होती है तो दूसरे को भेजते हैं, आपकी ज्यूरिसडिक्शन बहुत क्लियर होती है। और लेकिन फिर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस का भी इश्यूज हैं। तो फिर सवाल ये हुआ कि नैब कितना इंडिपेंडेंट है, प्रोविंशियल एंटी करप्शन डिपार्टमेंट्स कितने इंडिपेंडेंट हैं, ऑडिटर जनरल का ऑफिस कितना इंडिपेंडेंट है। तो वो कह रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंस के इश्यूज हैं। बीच में वो ये कह भी रहे हैं कि कुछ बेहतरी भी है, जैसे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लाज बन गए हैं, लेकिन प्रोसीड्स ऑफ करप्शन तो जाए जा रहे हैं ना। बिल्कुल। हम रोज़ खबरें सुनते हैं कि जनाब इंग्लैंड में पैसे चले गए, यूएई में चले गए, मिडल ईस्ट में चले गए। तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम्स की जब बात होती है तो प्रोसीड्स ऑफ करप्शन भी है। तो वो तो, और हमारे यहाँ आप देखें कि ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला भी है ना, हमारे यहाँ बहुत सारे डॉलर्स बाहर चले जाते हैं, फिर हम IMF से पैसे लेते हैं। तो ये जो ढेर पैसे कमाते हैं, और इधर तो देखें ना कई हुकूमतों में तो ये है कि वो डेवलपमेंट का ढेर सारा पैसा और करप्शन का ढेर सारा पैसा वो मुल्क के अंदर इन्वेस्ट नहीं होता, वो डॉलर में कन्वर्ट होकर मुल्क से बाहर जाता है। तो हम तो कई तरह से नुकसान उठाते हैं। पहले किसी ने करप्शन की और लूट मार की, फिर जो अच्छा, और वो जब लूट मार की तो फिर उसने उसको डॉलर में कन्वर्ट किया और वो डॉलर लेके बाहर चला गया। तो हम पहले तो हमारे जो पुल बनना था, जो स्कूल बनना था, जो हॉस्पिटल बनना था, वो बना नहीं है। और अब जब उसने, तो वो नुकसान हो गया, और फिर उसके बदले में डॉलर लेके बाहर चला गया तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला भी बन गया। और फिर हम भागे जाते हैं IMF के पास और करेंसी डीवैल्यू हो गई। तो मतलब जो हम इधर बैठे होते हैं, हमने कई हवालों से नुकसान उठाया। तो एक ये भी हो रहा है। तो करप्शन का मसला एक्चुअली गवर्नेंस का एक कोर मसला है। कोई मतलब अब हम सारी सूबाई हुकूमतों की बात करें तो कोई शायद निस्बतन बेहतर होगी, लेकिन कोई तो माशाल्लाह है। उधर तो इतने बड़े पैमाने पे करते, उधर आपको कुछ देखने को मिलेगा नहीं। हम किसी वक्त इस पे करेंगे। सिंध की अक्सर लोग बात करते हैं, मतलब देखें ना पंजाब में मेट्रो, ये वो KP वालों ने भी वो देखे, उन्होंने मोटरवे बना दी, उन्होंने मेट्रो भी बना दी। वो कराची को आज तक मेट्रो नसीब नहीं हुई। लेकिन पंजाब KP में भी जो करप्शन की शिकायतें को कम तो नहीं है, मतलब बड़े बड़े ठेके, ये NHA वगैरह में, अच्छा ये ठेके जब दिए जाते हैं तो उसमें 15-20% तो हलाल समझते हैं कि ये तो हलाल है, ये तो कमीशन है जी, ये तो हमारा हक है, हमें मिल गया। तो वो, और लेकिन अब वो भी सूबे हैं या वो भी डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे 15-20% से नहीं, वो तो 30, 40, 50, 60 और ऐसे प्रोजेक्ट्स भी मिल जाएंगे जो 100% जेब में डाल दिए, वो सिर्फ पेपर्स में रह जाते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, ये रिपोर्ट आप आगे, मैं अगर एग्जीक्यूटिव समरी मुकम्मल कर दूँ तो आगे ये क्या कह रहे हैं कि these weaknesses and vulnerabilities highlight several cross-cutting गवर्नेंस चैलेंजेस। और फिर क्रॉस कटिंग इश्यूज की जब वो बात करते हैं तो उसमें फिर बहुत सारे फ्रेगमेंटेड ओवरसाइट है, लिमिटेड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है। तो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी भी तो तब बनती है ना जब नीयत ठीक हो और आप उसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी के लिए पैसे रख के पैसे जेब में डाल लेने हैं या उसमें कमीशन ले लेना है और कुछ न कुछ आपकी जेब में चले जाना, तो कौन सी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्ड होती है। उसके लिए आप इक्विपमेंट लेते हैं तो उसमें भी आप करप्शन ही की हुई है, तो वो नहीं, वहाँ वो मशीनें ले लेते हैं, वो फिर यूज में नहीं होती है, वो वैसे पड़ी खराब हो जाती है। अच्छा, फिर वो स्पेसिफिक वीकनेसेस कुछ जो जिनकी उन्होंने निशानदेही की है, उसमें वो टैक्स पॉलिसी की बात करते हैं कि इसमें बड़ी कम्प्लेक्सिटी है और उसमें जो चेंजेस होती हैं वो एड हॉक होती है और बगैर नोटिस की हो जाती है। मतलब आपने टैक्स पॉलिसी बदली, लेकिन होता है ना कि बाकायदा कोई मुशावरती सिस्टम हुआ, वो नहीं हुआ, आपने बदल दी, कोई नोटिस नहीं हुआ। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के वो मसाइल बता रहे हैं कि जो वीक और नॉन फंक्शनल सिस्टम है ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट्स वीक हैं। अब इंटरनल ऑडिट का एक सिस्टम मौजूद है हमारी सरकार में ना, ये हर बिल वो इंटरनल ऑडिट के एक प्रोसेस से गुजरता है, अकाउंट डिपार्टमेंट में जाता है ये, लेकिन वो तो 2-3% के उन्होंने लगाया हुआ है कि ये बिल पास नहीं होता उसके बगैर। अच्छा, हर एक को पता है यहाँ पे हमारे अकाउंटेंट जनरल ऑफिस में ना बहुत सारे जो बिल पास होते हैं ना, वो 1-2-3% उसके बगैर वो पास नहीं होते, इसमें हर एक को पता है, लेकिन निज़ाम चल रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि इंटरनल ऑडिट, कहने की इधर एक लफ्ज़ है, लेकिन आप इस पर गौर करेंगे ना तो इसमें ये सारी बात है कि आपका अकाउंटेंट जनरल का सिस्टम कैसे चल रहा है। वो हमें पता है, उनको भी पता है, लेकिन उन्होंने इस तरह से खोल के नहीं लिखा है। अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस और कंप्लायंस विद द लॉ, तो वो हमारे जिस तरह से ACR लिखी जाती है, अभी मुझे कोई बता रहा था कि इधर आप सरकारी अफसरों की ACR देखें ना,
तो वो 90% की A+ होती है। मतलब करप्शन इतनी है कि बेशुमार, लेकिन ACRA देखें तो सभी को वो ए दी होती है, आउटस्टैंडिंग होती है, वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग। अच्छा, FBR में भी ऐसे ही है। FBR के चेयरमैन ने खुद बताया कि उधर इतने ढेर लोग हैं कि जो उन्होंने अपनी रैंकिंग की तो कोई C में था, कोई D में था, और लेकिन वो C-D वाले भी महकमे में फिर रहे हैं अभी तक। मतलब वो चेयरमैन FBR मान रहे हैं कि इसमें तो हमारे यहाँ इतनी काली बेड़े हैं जो बिल्कुल ही ब्लैक है। मतलब अगर A B C D E रैंकिंग करें तो कई E में है या D में है, लेकिन लोग मौजूद हैं। लेकिन वो हमारा सिस्टम ऐसा है कि उनको उधर से निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप निकालेंगे कल वो अदालत से हुक्म लेकर आ जाएंगे। वो मेरी तो जो पिछली इतनी ACRA है या परफॉर्मेंस वैल्यूएशन रिपोर्ट्स हैं वो तो आउटस्टैंडिंग है। आप चाहो, उन्होंने कोई अपनी एक्सरसाइज की है इंटेलिजेंस इदारों वगैरह से लेके, तो उसमें वो E रैंक हो रहे हैं। मतलब E वो होगा कि जो, ये D वो होगा जो कॉम्पिटेंट भी नहीं है और करप्ट भी है, तो इस तरह से। अच्छा, फिर उन्होंने कहा जी कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अब मैं जल्दी करता हूँ, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इश्यूज हैं, मार्केट रेगुलेशंस के हैं, फाइनेंशियल सेक्टर ओवरसाइट वीक है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और कम्बैटिंग फाइनेंसिंग टेररिज्म। वो एक्नॉलेज तो कर रहे हैं कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लॉज वगैरह बने हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, फिर लीगल एम्बिग्विटीज भी की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो लॉन्ड्रेड जो करप्शन प्रोसीड है उस हवाले से कमजोरी है। रूल ऑफ लॉ की वो ज़ाहिर इस तरह से बात कर रहे हैं कि इधर जो इफेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ इकोनॉमिक राइट्स नहीं होती है। एंटी करप्शन की ओवरऑल जो एफर्ट्स हैं उसमें हैवी रिलायंस ऑन सिंगल इंस्टीट्यूशन है। जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जैसे एसेट डिक्लेरेशन वगैरह, IMF बड़े अरसे से ये भी कह रहा था कि सरकारी अफसरों के एसेट डिक्लेयर किए जाए, और हुकूमत मान गई है। लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स में तो और भी है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन के लाज वगैरह। अच्छा, वो हुकूमतें मान भी जाती है, फिर कुछ काम कर भी लेती है, लेकिन उसमें जो होता है एक फुल पॉलिटिकल विल वो नहीं होती है। तो अब देख रहे हैं हमारे यहाँ राइट टू इन्फॉर्मेशन लाज भी एक एंटी करप्शन टूल के तौर पे काम करते हैं प्रिवेंटिव साइड पे, लेकिन हुकूमतें उस हवाले से कोई वो नहीं होती, प्रोएक्टिव नहीं होती हैं कि वो, हाँ, वो फिर आगे ऐसे रिलक्टेंटली कुछ कर लेती है। तो अभी भी मेरे ख्याल में पंजाब में एक सीट कमिश्नर की खाली है, KP में भी एक खाली है, फेडरल में भी एक खाली है, बलूचिस्तान में भी 1 या 2 सीटें खाली है कमिश्नर्स की। फिर कमिश्नर्स के पास वसाइल नहीं होते, और महकमों से आप इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो वो सारा हर वो एक्सक्यूज जो पॉसिबल हो सकता है वो इस्तेमाल करेंगे कि हम इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते। अच्छा, फिर ये रिपोर्ट जो है ना वो हाईलाइट करती है कि जी की करप्शन रिस्क्स जो है वो उसकी बात करती है, और आगे इन्होंने एक पूरा एनेक्स्चर दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे कुछ ये बातें मान भी रहे, वो कहते हैं कुछ अच्छी बातें भी, जैसे वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान हैज डिमॉन्स्ट्रेटेड इट्स कैपेसिटी टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट टेक्निकली डिफिकल्ट एंड इंस्टीट्यूशनली चैलेंजिंग रिफॉर्म्स। मतलब पाकिस्तान में ये कैपेसिटी है कि हम ये कर सकते हैं। उसमें नादरा के सिस्टम की इन्होंने बात की है, जाहिर है कि हमने बताया है। मुख्तार साहब, अभी आपने बहुत डिटेल में जो हाइलाइट्स थी वो तो रिपोर्ट के हमारे सामने रखी, उसमें बात भी हुई है, रिफॉर्म्स के ऊपर भी बहुत सारी बात हुई है, और हम अगर पिछले कुछ अर्से में देखें तो गवर्नमेंट किसी हद तक इंटरेस्टेड नज़र भी आती है रिफॉर्म्स को लेके, लेकिन बहुत सारी बात रिपोर्ट के अंदर भी एलीट कैप्चर की हुई है कि ज़ाहिर जब कोई रिफॉर्म्स आएंगी तो किसी न किसी को कहीं ना कोई नुकसान पहुँचेगा, वो चाहे आपका बिजनेसमैन तबका हो या आपकी वैसी एलीट होती है तो किसी न किसी तरह वो उससे सफ़र करेंगे। तो कौन सी रिफॉर्म्स बेसिकली प्रपोज की हैं इस रिपोर्ट के अंदर, और वो कितनी डूएबल हैं, और गवर्नमेंट क्या उसको कितना सीरियस ले? देखिए, रिफॉर्म्स की बात हमारे यहाँ बहुत अरसे से चल रही है, लेकिन कोई ख़ास रिफॉर्म्स कभी हुई नहीं है। वजह यह है कि जो करप्शन के सिस्टम के बेनिफिशरीज हैं, हम उन्हीं से तवक्को रखते हैं कि वो उसको रिफॉर्म करें। अच्छा, और उसमें सारी क्लास शामिल है, ये नहीं है। अच्छा, उसमें इंडिविजुअल्स हो सकते हैं जो ज़ाती तौर पे करप्ट ना हो, लेकिन बेनिफिशरीज वो भी होते हैं इनडायरेक्टली। देखिए, करप्शन के सिस्टम की कोई एक जहत तो नहीं है ना। मतलब करप्शन का एक तरीका तो वो है ना जब अपने रूल्स लॉज से हट के कुछ ले लिया, बिल्कुल। लेकिन मैं तो उसको भी करप्शन कहता हूँ कि जब आपने कुछ चीज रूल्स और लॉज के तहत ले ली लेकिन ओवरऑल फेयर नहीं है। मतलब हम जब बहुत गुर्बत है मुल्क में तो फेयर नहीं है। देखे ना, तोशाखाना के रूल्स हैं, आप जी 25% दे दें चीज ले लें, आप जी 50% दे दें चीज ले लें। सारे वज़राए आज़म लेके गए हैं। अभी आखिरी में तो फिर वो राइट टू इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट भी आ गई इमरान खान साहब के ज़माने में, लेकिन हर एक लेकर गया है। अब वो रूल्स के मुताबिक तो शायद ठीक था,
लेकिन क्या ये फेयर था? तो मुझे तो लगता है कि वो भी करप्शन है, मैं तो उसको भी करप्शन ही समझता हूँ। तो वो अब लेने वाले वो कहें कि हम तो बहुत दयानतदार थे, हमने तो कभी कोई करप्शन नहीं की है, हम तो कानून के ताबे, वो कानून कहता था ले लिया, हमने ले लिया, तो मैं तो करप्ट नहीं हूँ। हाँ ठीक है, आप करप्ट इस सेंस में नहीं है कि आपने रूल नहीं तोड़ा, लेकिन आप स्टिल उस करप्ट सिस्टम से अपने बेनिफिट उठाया है जो इस तरह के रूल्स बनाता है। इवन आप जब कोई लॉ बनाते हैं ऐसा खुद को फेवर करने के लिए या अपनी एलीट को फेवर करने के लिए, तो लेकिन ना टॉप के 4 लोगों ने बैठ के बना दिया कि जी आज के बाद जो फलां 21 ग्रेड के अफसर है ना उनको 6 प्लाट मिलेंगे या 5 प्लाट मिलेंगे या घर मिलेंगे। अब रूल बन गया। अब वो एक दयानतदार अफसर है, वो वैसे करप्शन नहीं करता, कमीशन नहीं लेता, लेकिन उसने 4 प्लाट ले लिए या 2 ले लिए या 3 ले लिए, अच्छा जितने भी उसको कमर्शियल प्लाट ले लिया। अच्छा वो रूल्स के मुताबिक तो ठीक है, लेकिन अगर आप ओवरऑल सिस्टम को देखें तो सिस्टम के अंदर तो ये अनफेयर है। तो आप इसको सिस्टेमिक करप्शन भी कह सकते हैं या लीगल करप्शन कह सकते हैं कि आपने एक लीगल तरीके से वो ले लिया। अच्छा उसमें आप किसी एक को जिम्मेदार भी नहीं ठहरा सकते। ये तो पूरे सिस्टम की बात है ना, कि पूरा सिस्टम हमने डिजाइन ही ऐसे किया हुआ है कि कुछ लोगों को बेनिफिट करता है। अच्छा इसी तरह से और कई चीजें होंगी। आप एक पॉलिसी बना दें कि जनाब हमने ये फलां तरह के लोगों को ये वो टैक्स एग्जेम्पशन कर देनी है, तो अब उसमें आपकी नीयत की बात भी होगी कि आपके पीछे एक्चुअली पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है क्या, आप किसी तबके को बेनिफिट करना चाहते हैं या कोई पब्लिक गुड आपके जहन में। अच्छा बहरहाल अब हम अगर आ जाए कि IMF क्या रिकमेंडेशंस तजवीज़ कर रहा है, तो ये 2 सफ़े हैं जो रिकमेंडेशंस पे हैं। अच्छा और IMF ने जो टेबल बना के दिए है तो उसमें उन्होंने आगे लिखा है कि रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी कौन सी होगी। मेरे ख्याल में उनको शायद एतमाद नहीं था कि हमें पता चल जाएगा कि अथॉरिटी कौन सी है, उन्होंने खुद ही बता दिया है और उन्होंने टाइम लाइन भी दे दी है कि कब होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट वैसे तो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है, लेकिन शायद IMF इसको ट्रैक काफी सख्त लैंग्वेज वैसे इस दफे उन्होंने यूज की है, वरना असेसमेंट तो करते ही है ना, हर दफे ही करते हैं, बट दिस टाइम दे आर लाइक उन्होंने आगे टाइम लाइन दी है, तो फिर इसका मतलब है वो बाद में पूछ भी रहे होंगे कि आपने ये की है या नहीं है। और मेरे ख्याल में अगर उन्होंने ज्यादा इसरार किया तो हमारी हुकूमत अल्लाह करे कि अमल दरामद करें इस दफा। कुछ लग भी रहा है कि पॉलिटिकल विल है सिर्फ मिलिट्री साइड से भी, और वो वरना माजी में तो ये होता है कि जब IMF ज्यादा पूछती थी तो हम कहते थे अच्छा ठीक है फिर खुदा हाफिज। तो हमने अपने तरीके नहीं बदलने, अपने करप्शन के निजाम से या मिस गवर्नेंस या एलिट कैप्चर को नहीं छोड़ना। हम आपको छोड़ देंगे, दोबारा आ जाएंगे आपके पास, अभी छोड़ देते हैं प्रोग्राम, वक्ती तौर पर हमें रिलीफ मिल गया है। अच्छा इन्होंने पहली रिकमेंडेशन ये की है कि improve the performance of the public procurement system by eliminating preferences for state-owned enterprises, including provisions allowing for direct contracting and mandating the use of the e-government procurement system for all procurement transactions within 21 months. Within 12 months. और 12 महीने में ये करें। वो कई दफ़ा डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग कर देते हैं। वैसे इस डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग के और भी बेनिफिशरीज होंगे, लेकिन अक्सर हमारे वो होते हैं फौजी इदारे जैसे SCO है या FWO है, उनको मेरे ख्याल में डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग की दफ़ा हो जाती है, लेकिन इसके अलावा भी हुकूमती इदारे करते होंगे। तो वो कह रहे हैं कि ये इसको ख़त्म करें कि आप स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज को प्रेफरेंस दे देते हैं और डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग, और ये कि आप ई-कॉमर्स ई-गवर्नेंस जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम है ना उसको इंश्योर करें, और ये 12 महीने में करें। अच्छा ये भी आसान भी नहीं होगा क्योंकि हर सिस्टम के ना कुछ फ़ायदे भी होते हैं। अब आपने कोई डायरेक्ट जल्दी से कोई करता है, आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं और फिर आप कहते हैं कि FWO तो सड़क अच्छी बना देते हैं, पता नहीं अच्छी बनाते हैं या नहीं, चूँकि वो बहुत सारे काम तो नीचे डाउन स्ट्रीम सब कॉन्ट्रैक्टिंग से करवाते हैं। लेकिन उसमें एक ये जो IMF का आमतौर पर कंसर्न होता है कि इसमें जो बाकी प्लेयर्स हैं उनका नुकसान हो जाता है। तो जो कंपेटिटिव मार्केट अगर आपने डेवलप करनी है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि सभी को आप इक्वल, क्योंकि देखें ना अगर और कंपनियां भी अगर अपनी कैपेसिटी बननी है तो उनको मौका मिलेगा तो बनेंगी ना। देखें ना अगर कोई कंपनी FWO है या साथ दूसरी कोई प्राइवेट है, तो दूसरी प्राइवेट कंपनीज को ये एहसास तो नहीं होना चाहिए ना कि हमें इस वजह से ठेका नहीं मिलता चूंकि हमने एक लेट्स से स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज नहीं है या मिलिट्री ओन्ड एंटरप्राइज नहीं है। तो वो एक जो ये ग्रीवेंस होनी नहीं चाहिए। तो मेरे ख्याल में इसमें IMF की ये उसमें लॉजिक है। लेकिन अब हमारे पावर स्ट्रक्चर में क्या हुकूमत वाकई पॉलिटिकल विल दिखाएगी कि वो इसको करे कि FWO कम्पीट करे? हाँ, वाई नॉट? मतलब आपको इतना अर्सा गवर्नमेंट से मिले हैं प्रोजेक्ट्स डायरेक्ट
बगैर कंपटीशन के। तो अब तो इतनी कैपेसिटी बिल्ड हो जानी चाहिए ना कि आप मार्केट रेट पे क्वालिटी प्रोजेक्ट्स डिलीवर करें। बिल्कुल। अच्छा, तो वो एक तो रिकमेंडेशन ये है। और जो दूसरी रिकमेंडेशन है वो ये है कि एनहेंस ट्रांसपेरेंसी रिगार्डिंग स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स बाय प्रोड्यूसिंग एंड मेकिंग पब्लिक the first annual report of the Special Investment Facilitation Council, including information on all investments that it has facilitated, including concessions provided along with the detailed rationale of concessions and बहरहाल ये लंबा पैरा है, लेकिन इसमें मेन बात ये है कि वो जो हमारी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी हुई है तो उसकी एनुअल रिपोर्ट आए और उसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी हो और उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है और वो कौन सी इन्वेस्टमेंट्स लेकर आए हैं। तो ये ज़ाहिर है उनके सामने ये बात आई होगी कि ये एक ऐसा निज़ाम बनाया गया है जो टिपिकली तो किसी सिस्टम का हिस्सा नहीं होता, उससे हट के है, तो फिर उसकी परफॉर्मेंस के बारे में इंफॉर्मेशन। तो ये भी एक, तो इस पर भी उन्होंने कहा है जी कि ये जो है ये मिड टर्म में, मीडियम टर्म में ये होना चाहिए। और तीसरी रिकमेंडेशन ये है कि अंडर द लीडरशिप ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एनहेंस रेगुलेटरी कंसिस्टेंसी विद इन 18 मंथ्स, टाइम लाइन्स दी हुई है और उसमें उन्होंने कहा है कि रेगुलेटरी कंसिस्टेंसी कैसे करें। उसमें आगे इनके 3 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, एस्टेब्लिशिंग अ कम्प्रिहेंसिव डेटाबेस ऑफ ऑल फेडरल बिजनेस रेगुलेशंस, तो सारे बिजनेस रेगुलेशंस का एक डेटाबेस बने। दूसरा है कि एलिमिनेटिंग अननेसेसरी रेगुलेशंस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्ड सिस्टमैटिक रिव्यू, और तीसरा ये है कि क्रिएटिंग अ रिव्यू प्रोसेस बेस्ड ऑन इंटरनेशनल गुड प्रैक्टिस फॉर ऑल न्यू रेगुलेटरी प्रपोजल्स। अच्छा, ये बात है, पहली में वो ये कह रहे हैं कि एक तो डेटाबेस बनाए, तो अब ये होता है कि हमारे यहाँ बात करता आपको वो रेगुलेशन मिलते भी नहीं है, उन्होंने सारे रेगुलेशन किसी एक जगह भी इकट्ठे करते हैं। फिर ये कि अननेसेसरी रेगुलेशन हटाएं, मतलब आसान करें काम को, में बड़ी ठीक रिकमेंडेशन है। और फिर एक ये कि आप एक रिव्यू प्रोसेस एस्टेब्लिश करें कि फ्यूचर में अगर आपने कुछ नया काम करना है तो उसके लिए कोई बेस्ट प्रैक्टिस को देख लें आप, और एक रिव्यू प्रोसेस हो, नई प्रपोजल्स को रिव्यू कर दें। अच्छा, फिर चौथा है कि इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड एनहेंस, ये चौथा पॉइंट उनका मेन पॉइंट है, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड एनहेंस एफिशिएंसी बाय सिस्टमैटिकली डिजिटाइजिंग the process of complying with regulations, मतलब एक systematically digitizing the process of compliance, regulations के साथ compliance का। Within 15 months, establish the list of regulatory processes to be digitized and demonstrate progress in introducing digitized compliance procedures। So digitization की बात हो रही है और वे 15 महीने में कम से कम वो लिस्ट ऑफ रेगुलेटरी प्रोसेसेस आप बता दें। तो बहुत आइडियल सिचुएशन वैसे हो जाए अगर ये चीज़ें हों तो। ये भी SCCP के जिम्मे उन्होंने लगाया है, एक तरह से उन्होंने ही लगा दी है, ये रिकमेंड कर दी है। अच्छा, आगे इसका जो 5वां पॉइंट है वो है इनिशिएट एक्शंस टू रिड्यूस बैकलॉग ऑफ इकोनॉमिक्स डिस्प्यूट्स by developing and publishing the methodology to be used to assess performance of courts and judges reporting to the Ministry of Justice Year 1 and publish the first performance report covering all administrative tribunals and special courts involved in economic and commercial matters। अच्छा, ये होता है कि इकोनॉमिक और कमर्शियल मैटर्स अदालतों में जाते हैं, फिर 10-10, 20-20 साल पड़े रहते हैं। इधर आपको ऐसा वो मिल जाते हैं कि काम शुरू हुआ है, आधी बिल्डिंग बनी हुई है और रुका हुआ, और वो काम रुका हुआ है, और किसी के करोड़ों अरबों रुपए लगे हुए हैं। ऐसा ही इधर आपको इस्लामाबाद में ऐसी आधी बिल्डिंग्स मुकम्मल, वो मेरे ख्याल में बैरियर के पीछे कोई होटल बनना था तो मेरे ख्याल में उसकी भी कुछ बिल्डिंग बनी हुई है। सर, आसपास हमारे गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स कुछ की वजह से रुकी हुई हैं, और कई सालों से रुकी हैं। इसी तरह से टैक्स के मामलात वो फंसे होते हैं अदालतों में, तो वो कह रहे हैं कि कम से कम इनकी कोई एनुअल रिपोर्ट तो आ जाया करे कि भाई इन्होंने क्या कारकर्दगी दिखाई है और कुछ इनका बैकलॉग खत्म हो। तो ये अदालतों के हवाले से भी है और ट्राइब्यूनल्स के हवाले से, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का बहुत ठीक रिकमेंडेशन वो शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म में कह रहे हैं। अच्छा, ये जो अभी तक हमने 5 किए ना, इनका ताल्लुक था एड्रेसिंग गवर्नेंस वीकनेसेस, करप्शन दैट कंस्ट्रेन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट की बात करें या डेवलपमेंट, ये 4-5 चीजें उससे थी। आप देखिए शुरू में उन्होंने कहा जी कि ये आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग किसी एक को ना करें ताकि एक प्राइवेट सेक्टर डेवलप हो ना, कंपटीशन हो, मार्केट सेक्टर डेवलप हो। फिर उन्होंने इन्वेस्टमेंट SIFC की बात भी की है कि वो उसकी भी ट्रांसपेरेंसी हो।
उधर भी कोई होगा कि भाई ये ना हो कि ये एक व्हीकल बन जाए फॉर डायरेक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स इनटू द सर्टेन सेक्टर्स, तो वही शायद ये चाह रहे होंगे कि उधर भी कंपटीशन, वो जो उनके इनिशिएटिव्स हों वो भी कंपटीशन को प्रमोट कर रहे हैं। तो फिर ये बाकी भी उसी वाले से। अब अगले सेक्शन जो इनका है ना वो है एड्रेसिंग गवर्नेंस वीकनेसेस दैट एक्ट एज बैरियर्स टू फुलफिलिंग पब्लिक सेक्टर फंक्शंस। पहला था कि प्राइवेट सेक्टर को कैसे प्रमोट करना है, अब ये पब्लिक सेक्टर फंक्शन कैसे। तो इसमें उनकी पहली ये है कि पब्लिश अ टैक्स सिंप्लीफिकेशन स्ट्रेटजी बाय मई 2026 that reduces rate schedules, special regimes, excessive withholding and advance taxes, rationalize tax exemptions, and scale back rule-making power, and annually report on implementation progress. Demonstrate reduction in the number and value of tax exemptions that have been granted. तो यहाँ पे भी पूरे टैक्स सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है और वो ये कह रहे हैं कि आप इसमें इसको ज़रा सिंप्लीफाई भी करें। ये ज़ाहिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये भी शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म में होना है। तो ये टैक्सेशन सिस्टम पे एक पूरी रिकमेंडेशन है, लेकिन ये ज़ाहिर काफ़ी जनरल रिकमेंडेशन है। इसी को अनपैकेज करें तो हो सकता है कोई आपको एक 100 सफ़े का अलग प्लान बनाना पड़े। अब होना तो ये चाहिए कि एक एक रिकमेंडेशन पे हर रेलिवेंट मिनिस्ट्री अपना प्लान बनाए। अब देखिए बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। फिर एक रिकमेंडेशन है कि स्ट्रेंथन एफबीआर's गवर्नेंस एंड इफेक्टिवनेस बाय इंप्रूविंग इट्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टू बेटर अलाइन ओवरसाइट एंड मैनेजमेंट विद अचीविंग कोर ऑब्जेक्टिव्स, रिड्यूस द ऑटोनॉमी ऑफ फील्ड ऑफिसेस, enhance human resource practices, and enhance its ability to identify and address key risks. तो ये भी एफबीआर के हवाले से। तो मतलब 2 रिकमेंडेशन जो इनकी है, टोटल 15 रिकमेंडेशन है, उनमें से 2 तो अभी तक एफबीआर की आ गई। अच्छा, तीसरी भी एफबीआर से मुतल्लिक है कि enhance accountability FBR operations by publishing audit findings relating to PRAL within the next 12 months and produce the initial public report tracking FBR response to major audit findings and recommendations. तो ये भी ये FBR accountability FBR की बात है, लेकिन जिम्मेदारी दोनों की है, ऑडिटर जनरल की भी है और FBR की भी। सही। अच्छा, फिर अगला पॉइंट है कि improve top down budget process and avoid in-year budget adjustments without getting the Parliament's ex-ante approval through the use of supplementary grants, while maintaining some flexibility in budget execution through introducing contingency reserves. अच्छा, ये भी एक अहम बात है, हम अक्सर बात करते रहते हैं कि पार्लियामेंट एक बजट पास करती है और उसके बाद हुकूमत एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ना वो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स दे दो कि उसको पूरा हुलिया बिगाड़ देती है और आखिर में जाके सप्लीमेंट्री बजट की एक ह्यूज अमाउंट वो पार्लियामेंट के सामने रख देती है और वो उसको रबर स्टैम्प कर देते हैं। मतलब पार्लियामेंट ने बजट अप्रूव किया तो अब अप्रूव बजट ही खर्च होना चाहिए ना, वो एग्जीक्यूटिव उसको बदल देती है, तो फिर पार्लियामेंट की अप्रूवल लेने की जरूरत क्या है? और फिर आखिर में पार्लियामेंट की अप्रूवल आपने ली सप्लीमेंट्री बजट की, तो उसका मतलब क्या है, उसकी क्या है, उसकी अफादियत क्या है? क्योंकि आपने तो बदल दिया था, आप खर्चा हो चुका हुआ है, आप रबर स्टैम्प ही करना है। तो ये उसको कह रहे हैं कि मेहरबानी करें, इसको ना करें और कोई कंटिजेंसी रिजर्व रख लिया करें। तो ये ज़ाहिर तभी हो सकेगा जब बजट ठीक तरह से बनाएंगे, मतलब ये ज़रूरत रहेगी। अच्छा, तो ये भी पहले इनका है कि ये भी आप जो है ये कैबिनेट फाइनेंस डिवीजन की जिम्मेदारी है, कैबिनेट की भी जिम्मेदारी है और कि वो इसको करें, और ये जो टॉप डाउन बजट का सिस्टम है ना उसको भी वो ठीक करें। हमारे यहाँ टॉप डाउन ही ज़ाहिर बनता है, लोगों से मुशावरत कम ही की जाती है। अच्छा, फिर इसमें एक और जो रिकमेंडेशन है वो है कि एनहेंस पीएसडीपी ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड अफोर्डेबिलिटी बाय एनफोर्सिंग द 10% कैप ऑन न्यू प्रोजेक्ट्स, फर्दर रैशनलाइजिंग द पोर्टफोलियो स्टॉक बाय रिटेनिंग ओनली हाई प्रायोरिटी इनिशिएटिव्स, प्रोटेक्टिंग कैपिटल स्पेंडिंग फ्रॉम मिड-ईयर कट्स एंड इंटीग्रेटिंग पार्लियामेंटेरियंस प्रोजेक्ट्स इनटू द पीएसडीपी प्रोसेस। तो ये भी एक अहम बात है, हम भी इसकी अक्सर बात पहले भी करते रहते हैं कि पीएसडीपी में ट्रांसपेरेंसी हो और उसकी अफोर्डेबिलिटी को भी आप देखें, और ये कि एनफोर्सिंग द 10% कैप ऑन न्यू प्रोजेक्ट्स, नए प्रोजेक्ट्स 10% से ज़्यादा ना हो। हमारे यहाँ ये होता रहा है कि जनाब वो पहले वाले जो प्रोजेक्ट्स आपके ऑनगोइंग हैं उनके लिए पूरा पैसा आपके पास है नहीं है, लेकिन आपने बड़े बड़े मंसूबे शुरू और आप नए प्रोजेक्ट्स जो है ना उसमें ऐड करते चले जाते हैं, जो कि कोई इधर से वजीर साहब ले आते हैं, कोई एमएनए ले आते हैं, कोई और पावरफुल ग्रुप ले आता है, तो उसकी वजह से आप नए प्रोजेक्ट शामिल करके फिर कोई भी प्रोजेक्ट वक्त पे मुकम्मल नहीं होता। सही बात है। क्योंकि फिर आपके पास पैसे ही नहीं होते, आप
थोड़े प्रोजेक्ट्स हों और आप सबको पूरा पैसा दें तो वो जल्दी मुकम्मल हो जाएंगे, और जब आपके पास पैसे थोड़े हैं, ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, तो हर एक को थोड़े थोड़े पैसे आप देते हैं, वो कोई भी मुकम्मल नहीं होता। वो प्रोजेक्ट जो 1 साल में मुकम्मल हो जाना चाहिए था वो फिर 10 साल चलता रहता है। हमारे यहाँ आप देखें जो डेमो के प्रोजेक्ट्स हैं वो कई आपको मिल जाएंगे जो हमने 10 साल पहले शुरू किए थे और काम अभी भी उसमें 20% नहीं हुआ होगा। अच्छा, फिर वो ये कह रहे हैं कि अडॉप्ट एंड इम्प्लीमेंट अ रिस्क बेस्ड अप्रोच टू एड्रेसिंग करप्शन वल्नरेबिलिटीज इन फेडरल एजेंसीज। और उसमें वो आगे उन्होंने कुछ तजावीज़ दी हैं कि ये रिस्क, ये जो करप्शन वल्नरेबिलिटीज़ को कैसे कम करें रिस्क बेस्ड अप्रोच के साथ। तो उसमें उन्होंने आगे जो पॉइंट्स दिए हैं, 2 मेन बातें। एक तो ये कि पब्लिशिंग एन एक्शन प्लान टू मिटिगेट रिस्क्स इन द टॉप 10 एजेंसीज विद हाईएस्ट करप्शन रिस्क्स and macro critical exposures based on a centralized assessment using pre-established and public criteria। अच्छा, अब इसमें बहुत कुछ अगेन पैकेज्ड है। अब हुकूमत कैसे करेगी, वो कह रहे हैं कि एक तो एक्शन प्लान बनाए, मतलब फ़िलहाल तो एक्शन प्लान की बात कर रहे हैं कि एक्शन प्लान हो और वो क्या हो, उसमें वो टू मिटिगेट रिस्क्स इन द टॉप 10 एजेंसीज, कि कम से कम 10 एजेंसीज ऐसी हों, और वो कौन सी एजेंसीज हों, विद हाईएस्ट करप्शन रिस्क, जिनमें सबसे ज़्यादा करप्शन रिस्क है, और फिर वो के एंड मैक्रो क्रिटिकल एक्सपोजर, जिनका सबसे ज़्यादा मैक्रो क्रिटिकल एक्सपोजर है। अच्छा, उसमें दूसरी बात वो ये कर रहे हैं कि रिपोर्टिंग एनुअली ऑन इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्रेस एंड रिस्क रिडक्शन आउटकम्स इन दीज एजेंसीज। तो ये करें, रिपोर्ट भी करें। अब अगेन हुकूमत इसको करेगी नहीं करेगी, कितना इफेक्टिवली करेगी, और उससे क्या करप्शन का उसमें कम होगी या नहीं होगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि रिपोर्टिंग भी करें। अब रिपोर्ट्स तो इधर हमारे यहाँ पहले तो बनती नहीं है, बनती भी है तो पब्लिक नहीं की जाती। अब देखें ना, ये वाली रिपोर्ट खुद जो IMF ने दी है, इसको बड़ी मुश्किल से पब्लिक किया है हुकूमत। हमारे यहाँ रिपोर्ट्स वो तो बनाने पे पहले हुकूमत तवज्जो नहीं देती, और करप्शन के हवाले से और रिपोर्ट्स भी है। मिसाल के तौर पे हम UNCAC कन्वेंशन के मेंबर हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, उसके तहत एक रिव्यू मैकेनिज्म है। हमारी हुकूमत का जो रिव्यू मैकेनिज्म की रिपोर्ट है वो हमारी हुकूमत उसको पब्लिक ही नहीं करती। तो हमारे यहाँ जो है ना, वो पब्लिक करने से तो वो जाती है, मतलब जमहूरी हुकूमतें हों या फौजी हुकूमतें हों, वो जब इस तरह की रिपोर्ट्स को पब्लिक करने की बात होती है तो वो कहते हैं जी नहीं। वैसे हम जमहूरी हुकूमत है, लोगों की वजह से आए हैं, लेकिन लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, और ब्यूरोक्रेसी तो रिजिस्ट करती है। जो हमारे यहाँ जहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स का बस चलता है वो तो कहते हैं कि जो पहले भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो भी रोक लेनी चाहिए। अच्छा, अब आगे इसकी तीसरी जो ब्रॉड कैटेगरी है जिसके हवाले से रिकमेंडेशंस आई हैं, वो है एड्रेसिंग गवर्नेंस वीकनेसेस दैट डायरेक्टली रिड्यूस अकाउंटेबिलिटी ओवरसाइट। तो पहली ये थी कि प्राइवेट सेक्टर को कैसे एक कंपेटिटिव माहौल से प्रमोट किया जाए। दूसरी ये थी कि पब्लिक बॉडीज जो हैं उनमें कैसे उसको कम किया जाए, उनकी जो पब्लिक सेक्टर वो रहता है कि एड्रेसिंग गवर्नेंस वीकनेसेस दैट एक्ट एज बैरियर टू फुलफिलिंग पब्लिक सेक्टर फंक्शंस, वो बैरियर्स हटाए जाएं कि पब्लिक बॉडीज बेहतर काम कर सकें। और अब तीसरी ये है कि अकाउंटेबिलिटी ओवरसाइट जो है उसको कैसे बेहतर किया जाए। तो इसमें पहला ये है कि एस्टैब्लिश फुल इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। अब ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का ऑफिस इंडिपेंडेंट पहले भी है आईनी तौर पर, अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की खटपट उनके साथ रहती है कि ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का ऑडिट कौन करे, तो फाइनेंस वाले कहते हैं हम करेंगे। तो वो ऑडिटर जनरल कहता है कि आप हमारा ऑडिट करेंगे तो हम आपका ऑडिट करेंगे, तो फिर ये कैसे होगा। फिर तो वो बामी रजामंदी से कहेंगे हम आपका ऑडिट ठीक करते हैं, आप हमारा ठीक करें। तो वो इस तरह की चीज़ें अभी इनकी चलती रहती हैं। लेकिन ऑडिटर जनरल के अपना ऑफिस कितना इफेक्टिव है, वो मैंने अभी आपको प्री ऑडिट का बताया, वो वैसे तो इन्होंने अलहदा किया हुआ है ऑडिटर जनरल के ऑफिस से अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस को, लेकिन वो प्री ऑडिट में तो बहुत करप्शन है। वो 2-3% तो बिल दे के पैसे लेके बिल पास किए जाते हैं। और वो जो हमारे ऑडिट वाले भी जाते हैं, वो तो अक्सर कई दफ़ा आप जाए ना दफ्तरों में, तो उधर वो कुछ लोग बैठे बड़े मुर्गे शुर्गे खा रहे होते हैं और उनको बड़ा एहतमाम हो रहा होता है, उनकी बड़ी खातिर तवाज़ो हो रही होती है, तो पता चलता है ये ऑडिट टीम आई हुई है। अच्छा, तो वो ऑडिट टीम जो उधर मुर्गे शुर्गे खाते हैं तो वो फिर उसके पैसे आवाम देती ना, वो सिर्फ मुर्गा नहीं खाते, वो मतलब जो उन्होंने बहुत से बड़े बड़े मसले होते हैं तो वो खुद ही उनके कागज़ पूरे कर रहे होते हैं। वो कहते हैं हम आपका ऑडिट ठीक कर देते हैं, आप अभी ये कागज़ ले हैंग हो गया, उधर बता रहे होते हैं इसको ठीक कैसे करना है। तो वो फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें निकल के जाती हैं जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास। तो वहाँ पे फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की परफॉर्मेंस है कि वो कितनी अच्छी है।
हमारे इधर तो ऐसे महकमे भी हैं जिनके बहुत पुराने ऑडिट्स सेटल्ड नहीं हुए होंगे और पड़े होंगे। कई दफ़ा वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में मामला जाता है तो उस वक्त तक वो जिस अफसर के बारे में पैरा होता है वो अफसर फौत हो चुका होता है। तो अब आप सोचते हैं रिकवरी किससे होगी, उसको बुलाएंगे क्या, किससे क्या पूछेंगे। अच्छा, फिर इन्होंने, लेकिन ये ज़ाहिर है इन्होंने सही रिकमेंडेशन दी है, लेकिन मेरे ख्याल में सिर्फ उनकी इंडिपेंडेंस की बात नहीं है, उनकी अपनी अकाउंटिंग, उनकी अपनी इंटीग्रिटी की बात भी है कि ऑडिटर जनरल के सिस्टम को कैसे ठीक करना है। फिर अगला पॉइंट है कि एनहेंस इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंसेस by removing legal ambiguity on requiring a predicate conviction, in increasing quality and quantity of suspicious transactions reports, strengthening law enforcement agencies' capacities for internal investigations, and improving cooperation on asset recovery. Again, इसमें बहुत कुछ पैक्ड है, कंसाइज रिकमेंडेशन है, और उसमें भी यही है कि कैपेसिटीज बिल्ड हों इन्वेस्टिगेशन की, प्रोसिक्यूशन की, मनी लॉन्ड्रिंग की, और वो जो लीगल एम्बिग्विटीज़ हैं उनको रिमूव किया जाए ताकि प्रोसिक्यूशन हो सकें। कानून बना के आपने इदारे भी बना दिए, लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन नहीं हो रही तो फिर क्या फ़ायदा। तो फिर इनकी एक रिकमेंडेशन ये है कि स्ट्रेंथन अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी अमंग हाई लेवल फेडरल सिविल सर्वेंट्स by initiating the publication of asset declarations in 2026 and introduce risk-based verification of asset declarations. Again, ये recommendations इस हवाले से तो अच्छी है कि asset declare हो जाएंगे, और फिर ये है कि वो कह रहे हैं कि risk-based उनकी verification भी की जाए। तो ये मेरे ख्याल में हुकूमत ऑलरेडी शायद कर चुकी है, इस हवाले से कुछ स्टेप्स ले चुकी है। ये कितने मददगार होंगे हमारे यहाँ करप्शन के मसले को हल करने में, आई एम नॉट श्योर, चूँकि जो एसेट्स हैं जिसने पैसा करप्शन से बनाया होता है तो वो अपने फार्मल एसेट्स में थोड़ी रखता है, वो तो पैसे उसने इधर उधर छुपाए होते हैं, उसके फार्मल एसेट्स तो ठीक ही होंगे, उसमें कोई ज़्यादा गड़बड़ नहीं होती है। लेकिन बहरहाल इन्होंने ये वो किया है, ये निज़ाम इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है। अच्छा, और इसमें भी इन्होंने कहा है कि ये FBR और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और नैब इस पर काम करें। अच्छा, फिर और इसमें इन्होंने साल भी दिया है कि जो 26 के एसेट्स हैं ना, तो मतलब एक तरह से इस पर यहाँ पर भी इन्होंने कुछ टाइम बाउंड किया, और ये शॉर्ट ड्यूरेशन का इन्होंने कहा है। और फिर आखिरी रिकमेंडेशन ये है कि रिव्यू एंड एनहेंस द लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग द अपॉइंटमेंट ऑफ हेड्स ऑफ की ओवरसाइट बॉडीज, जैसे CCP है, SCCP है, नैब है, टू प्रमोट मेरिट बेस्ड ट्रांसपेरेंट एंड क्रेडिबल सिलेक्शन प्रोसेसेस। अच्छा, इसमें वो ज़ाहिर है कि सिलेक्शन प्रोसेस को बेहतर बनाने की बात है। अब नैब का तो पहले ही प्रोसेस काफ़ी है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन और वज़ीर आज़म और वो मिल के करेंगे, लेकिन और उसमें लोग भी जो आते रहे हैं, अब आप उनके क्रीडेंशियल्स देखें तो उसमें तो कोई कमी नहीं है। मतलब कोई आपको रिटायर्ड जज लगा दिया, कोई जनरल साहब लगा दिए, कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट लगा दिया, तो अब क्रीडेंशियल्स में और क्या चाहिए होता है। एक बंदा है जो अपने कैरियर में सेक्रेटरी बना है या जज बना है या जनरल बना है, तो लोग तो आप ऑन पेपर उनका देखेंगे तो बहुत अच्छे लोग होंगे, लेकिन फिर उन्हीं में से वो लोग भी आए, जैसे वो जज साहब थे जावेद इकबाल साहब, जिनके बारे में इतनी ज़्यादा शिकायत थी। तो मतलब यहाँ हमारे यहाँ बदकिस्मती से आपने वो मेरिट बेस्ड पोस्टिंग्स, मेरिट एक लोगों की कागजों के ऊपर एक CVs हैं और एक उनकी इंटीग्रिटी या परसेप्शंस हैं। तो जाहिर है कि कुछ अगर नीयतें ठीक होंगी और कमिटमेंट होगी तो फिर वाकई बेहतर पोस्टिंग्स होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर ये होगा कि अपने इन इदारों से काम लेना है अपनी मर्जी का, तो फिर आप वही लोग लगाएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल, या फिर आप ठीक बंदा लगाएंगे तो फिर थोड़ा सा बाद आप नाराज हो जाएंगे, तो फिर वो कहेंगे अच्छा आप किसी तरह से ऐसे जान छुड़ाओ। अच्छा मुख्तार साहब, देखने में तो ये बड़ा एक कम्प्रीहेंसिव सा पैकेज लगता है, और लगता है कि अगर शायद ये रिफॉर्म्स में से कुछ ऐसी रिफॉर्म्स भी अगर होती हैं तो शायद हम अकाउंटेबिलिटी या गवर्नेंस के सिस्टम को बेहतर कर सकें। लेकिन आपको ये कितनी होती हुई नज़र आती, क्या वाकई गवर्नमेंट की विलिंगनेस होगी इनको करने में? देखिए, पहली बात तो ये कि IMF ने मेहनत की है और ये रिपोर्ट बनाई है, तो इसमें ये जितनी रिकमेंडेशन है मेरे ख्याल में बहुत रेलिवेंट है। लेकिन इसमें जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी है रिकमेंडेशन, ये बहुत जेनेरिक है। इनमें से हर एक के लिए आपको एक डिटेल्ड प्लान चाहिए होगा और उसके लिए पूरी पॉलिटिकल विल चाहिए होगी और हुकूमत की कमिटमेंट चाहिए होगी कि वो करे।
तो क्या वो हमें नज़र आएगी, ये पता चल जाएगा कि हुकूमत कितनी कमिटेड है इस हवाले से। उसमें देखिए मसला ये है, क्योंकि जब भी आपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी होती है तो उसके काफ़ी सारे लूजर्स होते हैं। तो फिर हुकूमत को वो जो लूजर्स होते हैं वो फिर कमज़ोर लोग नहीं होते, ताकतवर लोग होते हैं। कोई इस वजह से ताकतवर होते हैं कि वो बहुत बड़े ओहदेदार होते हैं, उनके पास बहुत ताकत होती है। कोई जनरल है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई जज है, तो कोई ऐसी रिफॉर्म कि जिससे इनके इंटरेस्ट पे ज़र्ब पड़े तो करनी आसान नहीं होती। अच्छा, क्योंकि यही लोग तो फैसला करने वाले होते हैं। अब अगर मुल्क के एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट को सामने रखा जाए तो इसी तबके को ये फैसला करना चाहिए कि हाँ हमें ये करना है, क्योंकि वरना हमारा मुल्क मजबूत नहीं होगा, हमारे आम लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, आम लोगों का रियासत पे एतमाद नहीं बनेगा। लेकिन ये होता है कि जब आप अपने ज़ाती या ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट से बढ़ के सोचें तो क्या हम ये तब्दीली देखेंगे कि इदारे हमारे और हमारे ये बड़े लोग अपने ऑर्गेनाइजेशनल या ग्रुप इंटरेस्ट या इंडिविजुअल इंटरेस्ट से बढ़कर सोचेंगे? अगर सोचेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, फिर बाज़ बात ये होता है कि फिर इन्फोर्स भी हो जाएगा। अच्छा, बाज़ बात जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कई लोग होते हैं कि वो ये बासर लोग इस तरह सेंस में नहीं होते कि वो कोई जज है या जनरल है या बड़ा ब्यूरोक्रेट है या बड़ा सियासतदान है। वो बाज़ बात एक बहुत बड़ा तबका होता है जिसका मफाद होता है और वो सड़कों पे आ जाते हैं। जैसे दुकानदार हैं, तो अब दुकानदारों को टैक्स, हम कहते हैं ना टैक्स नेट बढ़ाना चाहिए। तो भाई टैक्स नेट तो इसी तरह से बढ़ेगा ना कि जब हर बंदा जो कारोबार कर रहा है, वो एक दुकानदार है, वो एक डॉक्टर है जो कैश में डील कर रहे हैं, तो भाई वो भी टैक्स नेट में आए। अब ये थोड़ी है कि एक बंदा सरकारी मुलाजिम है, वो तनख्वाह लेता है, वो 60,000 रुपया महीने का तनख्वाह लेता है, तो वो तो टैक्स दे। और एक दुकानदार है, वो शाम को हर रोज़ जो है वो 20,000 रुपया मुनाफा लेके उठता है, साल का 6 लाख रुपया, महीने का 6 लाख रुपया कमाता है, या 5 लाख या 10 लाख, तो वो टैक्स ना दे। या एक बहुत बड़ा ज़मींदार है, वो उसकी आमद है, वो साल का 2 करोड़ रुपया उसका प्रॉफिट है, तो वो जी टैक्स एग्जेम्पशन में है, चूँकि वो एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स है जो वो तो सूबे लगाएंगे, वो लगाते नहीं। तो मतलब आपने अगर फेयरनेस की तरफ जाना है, अपने स्ट्रक्चरल बेनिफिट्स को एड्रेस करना है, तो फिर अगर हमारे जज, हमारे जर्नैल, हमारे ब्यूरोक्रेट और हमारे हुकूमत में बैठे पॉलिटिशियन अगर इत्तेफाक कर लें तो फिर ये फ्यूडल आर्ट्स पे भी इन्फोर्स हो जाएगा और दुकानदारों पे भी इन्फोर्स हो जाएगा। लेकिन वो अगर आपस में एक्सेप्शन एक दूसरे को देते रहेंगे तो फिर वो क्रेडिबिलिटी भी नहीं बनती, फिर आपका वो आपकी लोग रिस्पेक्ट भी नहीं करते, फिर आप लोग जाते हैं लोगों से कहते हैं कि आप टैक्स दें, तो फिर लोग आगे से इकट्ठे होकर वो सभी करते हैं कि यार आप खुद तो अपने हालात देखें। लेकिन ये गोल्फ कोर्सेज हमारे यहाँ बने हुए हैं, इतने बड़े बड़े क्लब बने हुए हैं हुकूमत के पैसों से बना के, और उधर जाके अशराफिया जो है वो बड़े सस्ते दामों सब्सिडाइज्ड अंदाज से वो फैसिलिटी से फ़ायदा उठाते हैं। तो जब लोग इस तरह के आम बंदा इस तरह के अलग तलल्ले देखते हैं तो वो कहते हैं फिर यार हमारे टैक्सों के पैसों से हो गया, इन्होंने किस तरह की गाड़ियों में आप घूमते हैं, किस तरह के घरों में आप रहते हैं, कितने प्लाट्स आप लेते हैं, और सब हुकूमत लोगों के पैसों से। तो मेरे ख्याल में अगर एक मेजर फैसला है हुकूमत को करना है कि हमने स्टेट को रिस्ट्रक्चर करना है, तो इन्होंने रिस्ट्रक्चर करना है तो फिर ये आप स्ट्रक्चरल इश्यूज एड्रेस करिए, फिर ये मसला ठीक हो जाएगा। और ये भी देखिए अब हुकूमत के निज़ाम में वो जैसे मैंने पहले कहा कई प्रोविजन है अकाउंटेबिलिटी कि एसेट डिक्लेयर करें। अब FBI ने अपनी एक्सरसाइज की, उसमें उन्होंने ABCDE रैंक कर दिया, तो भाई अब आपको सारे सिस्टम को पता है कि कौन से लोग हैं जो DE नीचे रैंक हुए हैं, तो कोई वो सिस्टम भी बना लीजिए कि इनको इस तरह के लोगों को सिस्टम से निकालना कैसे है। और ये तो अर्ली ऑन निकल जाना चाहिए, मतलब एक गवर्नमेंट में एक अफसर आता है और वो उसको पहले 4-5 मिसालों में आपको पता चल जाता है ये कितना अच्छा है, तो अच्छा है तो उसको ऊपर लेके जाइए, और करप्ट है तो उसको वहीं से फारिग करिए। तो हमारे सिस्टम में ये हो नहीं रहा है, किसी भी सिस्टम में। फौज में हो रहा है, फौज में अगर कोई शुरू में ही पकड़ा गया है और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो वो कहेंगे अच्छा जी तो कैप्टन रिटायर्ड हो जाओ, तो किसी भी वजह से, या इधर आपको कैप्टन रिटायर्ड मिल जाते हैं, मेजर रिटायर्ड मिल जाते हैं, कर्नल रिटायर्ड मिल जाते हैं। अच्छा, कई तो वो है ना जो किसी परफॉर्मेंस की वजह से ऊपर नहीं जा सके, और कई वो होते हैं जिनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाता है, वो निकाल देते हैं, कई उस रैंक्स भी वापस ले लेते हैं। तो फौज में तो ये सिस्टम फिर फंक्शनल है, लेकिन हमारी अदालतों में और हमारे, अब आप किसी भी कचहरी में चले जाइए तो पता चलेगा कि करप्शन
मतलब लोगों से पूछेंगे वो आपको बता देंगे ये फलां जज कैसा है, फलां कैसा है, ये वो सबको पता है कौन सा जज ईमानदार है कौन सा नहीं है, सब इंसाफ देने वाले इदारे भैया। वो वकील भी पता है जो पैसे दिलवा के वो काम कर रहे हैं, सबको पता है। लेकिन आप ऐसे लोगों को निकाल नहीं सकते, सिस्टम काम नहीं कर रहा। वो हाई कोर्ट के जज साहब का ये काम भी है, नीचे करें, नहीं कर रहा, नहीं कर पा रहे। अच्छा, यही बात सिविल सर्विस की लोगों की है। अभी मैंने आपको बताया कि जो बिल पास होते हैं तो उसमें 2-3% पैसे लिए जाते हैं और या 1% लिया जाता है, ये जो भी कमीशन का निज़ाम बड़े ठेकों में हमारे यहाँ है। इधर वो अच्छा, वो कई दफ्तरों में आप जाते हैं तो वो कोई नमाज नहीं छोड़ते, जुमे के वक्त सारे उधर होते हैं, नमाज के वक्त सारे मस्जिद में होते हैं, दफ्तर में बंदा बैठा नहीं मिलता, बस फाइल सामने रखते हैं तो कहते हैं जनाब हमारा वो 2% किधर है। तो ये आसान नहीं है। करप्शन इज़ अ डीपली एम्बेडेड इशू। इसका ताल्लुक एलीट कैप्चर से भी है, इसका ताल्लुक पावरफुल लोगों के मफादात से भी है। हमें इसको एड्रेस अगर करना है तो हमें इंस्टीट्यूशंस भी बनाने होंगे और आला ओहदों पे बैठे हुए लोगों को मिसाल पे बनना होगा और उनको लोगों को दिखाना होगा कि देखें जी ये फ़लाँ चीज़ जो चल रही थी इससे मेरा फ़ायदा था या मेरे ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा था या मेरे कोलीग्स का फ़ायदा था, लेकिन मैं सबसे पहले इसको छोड़ रहा हूँ। थैंक यू मुख्तार साहब, आपने रिपोर्ट पे बहुत डिटेल एनालिसिस लोगों के सामने रखा। हमारे नाज़रीन ज़ाहिर इंटरेस्टेड होते हैं कि जो डेवलपमेंट हो रही है हम उसके बारे में उनको बताएं। तो आज की हमारी एपिसोड स्पेशल थी इस हवाले से कि हमने इस पूरी रिपोर्ट का एक मुकम्मल तज्ज़िया जो किया है। डेफिनेटली भी बहुत सारी चीज़ें रही होंगी जिसके ऊपर डिटेल में बात हो सकती है, लेकिन बहरहाल ये रिपोर्ट एक अलार्मिंग जो सिचुएशन पाकिस्तान में गवर्नर या करप्शन को लेके वो शो ज़रूर कर रही है। और यही टाइम है शायद गवर्नमेंट के लिए, स्टेट के लिए सही डिसीजन लेने का कि अगर अभी हमने अपने अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस ना की तो शायद आने वाला वक्त हमारे लिए और ज़्यादा मुश्किल होगा। और ये ऐसा तभी मुमकिन होगा जब करप्शन जैसे जिनको काबू किया जाएगा, जब इदारों को अकाउंटेबल बनाया जाएगा और जस्टिस सिर्फ एलीट के लिए नहीं बल्कि और जस्टिस तमाम लोगों के लिए इक्वल होगा। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अगर आपका कोई कमेंट हो, आपकी कोई राय हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी आज की एपिसोड पसंद आई प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए इशू के ऊपर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।